क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर तीसरा है परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए हमें इस चैप्टर में टोटल 11 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल क्या है, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप से परिकलन कीजिए। तो इस प्रश्न का मतलब आपको क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पे एक यौगिक है, ठीक है, और उसका जो भार दिया गया है 0.24 ग्राम, और ये जो यौगिक है वो बना है ऑक्सीजन से और बोरान से। तो उस यौगिक ये जो बना है ऑक्सीजन से बोरान से ये यौगिक, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है 0.14 ग्राम, ठीक है, और बोरान की मात्रा है 0.096 इतना ग्राम है, ठीक। तो इतने भार से ये दोनों बना है। तो हमें ये बताना है ये जो भार है इस पूरे में कितना प्रतिशत ये भार है। समझ में आ गया? ये जो भार दिया गया है उस यौगिक का 0.24 ग्राम का जो यौगिक बना है जिसमें बोरान की इतनी मात्रा शामिल, ये तो भार है। ये भार का कितना प्रतिशत इसमें शामिल है, दोनों का, बोरान का भी और ऑक्सीजन का भी, जिनसे ये इन दोनों के योग से जो यौगिक बना है, ठीक है। तो यही हमें बताना है, काफ़ी सरल है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, कुल यौगिक की मात्रा कितनी है? देखिए 0.24 ग्राम है, यही तो है कुल यौगिक की मात्रा। जिसमें बोरान की मात्रा कितनी है? बोरान की मात्रा है 0.096 ग्राम, इतना बोरान है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अब हम देखिए निकालते हैं। तो अतः यौगिक में बोरान की मात्रा पहले हम निकालेंगे। ये रहा बोरान, इसकी मात्रा इतना है, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे। यौगिक में बोरान की प्रतिशत मात्रा, देखिए जो निकाला जाता है वो ऊपर और कुल मात्रा को हमेशा नीचे रखा जाता है। हमें निकालना है बोरान की, तो उस पूरे यौगिक में बोरान की मात्रा कितनी है? 0.096 ग्राम ही तो है, ये ऊपर होगा, और कुल यौगिक की मात्रा होगी 0.24 ग्राम नीचे होगी। हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप क्या है। यहाँ पे पॉइंट कितने अंकों पे है? 1 2 3 अंकों पे है। पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 1000 आ जाएगा, यानी 3 शून्य आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा? पॉइंट हटाए तो ऊपर बचा 96, ठीक, और इसके बटे में आ गया 1000। इसको हटाएं तो ऊपर बचा 24 और बटे में आ गया 100। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं ब्रैकेट में, और इंटू में 100 हो गया। अब यहाँ पे समझिए ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये पलट जाता है। 24/100 है तो 100/24 हो जाएगा, ये रहा। और ये जो कहते हैं होगा 96/1000, ये ऊपर गया तो पलट गया, 24/100 था तो 100/24 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो गया। 24 में 96 कितने बार में आता है? तो ये आता है आपका, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 24 × 96, ठीक है। और ये शून्य से शून्य कैंसिल आउट, तो कितना बचा? तो ये 4 बचा और ये 10 बचा, और यहाँ पे इंटू में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4/10, और इंटू में कितना है? गुणा में 100। देखिए ये भी कैंसिल आउट होगा, 10 नहीं या 100, तो 10 चौक 40, तो ये 40% है। तो हमने प्रतिशत के रूप में 100 लिखा है यहाँ पे। ये 40% क्या है? ये 40% बोरान की मात्रा निकल के आ गई उस पूरे यौगिक में। 40% बोरान यानी बी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन की मात्रा। देखिए यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो सबसे पहले जो निकाला जाता है उसको ऊपर रखेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 0.144 ग्राम है, तो ये हो गया 0.144 ग्राम ऊपर, और टोटल मात्रा है यौगिक की 0.24 ग्राम, 0.24 ग्राम है, ठीक है। और ये प्रतिशत में है तो इसलिए 100 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, 1 2 3 1000 होगा, 1 2 ये कितना? 100 होगा। तो आइए देखिए, तो ऊपर हो गया 144/1000, और ये बटे में कितना है? 24/100 हो गया, ठीक। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और ये गुणा तो आता रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला स्टेप आप समझिए, ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 144/1000 तो ज्यों के त्यों होगा।
ये ऊपर गया गुणा में 24/100 है तो 100/24 हो गया, और ये गुणा 100, डबल शून्य कैंसिल आउट हुआ। अब इसके बाद देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 छक होता है 144, कितना होता है 24 के 6 बार में पढ़ेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना मान प्राप्त हुआ, ऊपर देखिए ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 6 और नीचे बचा देखिए आपका 10, और ये गुणा में कितना है 100, ये भी 10 कितने बार में 10 बार में, 10 छक्का 60 आ गया, तो 60% O2 ये प्राप्त हुआ हमारा। ठीक है, बोरान 40, ऑक्सीजन 60%। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक पहला सवाल हल कर लिया। देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा। 3.0 ग्राम कार्बन और 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होगा। ठीक है, आपका उत्तर रासायनिक संयोग के किस नियम पर आधारित होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। यहाँ पे पहले आप समझिए, यहाँ पे कार्बन की मात्रा कितनी है 3 ग्राम है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 8 ग्राम है, तो इनको जलकर क्या बनता है, तो दोनों का योग हो गया 11 ग्राम बनता है। ठीक, और फिर देखिए कार्बन की मात्रा उतना ही है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा को 8 से 50 बढ़ा दिया गया है, तो अब ये दोनों संयोग करेंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा ये हमें बताना है। ठीक, देखिए इसका आंसर करने से पहले आपको ये बात समझना होगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। देखिए स्थिर अनुपात का नियम होता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक के तत्वों के जो द्रव्यमान का अनुपात होता है जिससे वो बना होता है वो स्थिर रहता है, चाहे यौगिक बनने की विधि कुछ भी हो, स्रोत उसका कुछ भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन की मात्रा हमेशा 3 होती है द्रव्यमान की। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की 8 होती है, तो दोनों मिलके बनते हैं 11, वो कहीं से भी लिया गया हो। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि इनका अनुपात हमेशा बराबर होता है। वैसे ही हम जल को भी समझ सकते हैं। जल का क्या होता है आणविक सूत्र H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन 1:8, हाइड्रोजन का परमाणु जो है भार 1 होता है और वहीं ऑक्सीजन का 8 होता है, दोनों मिलके बनाते हैं 9। ठीक है, तो जल को चाहे आप किसी भी स्रोत से ले ले, कुएं का जल हो, तालाब का हो, बारिश का हो, प्रयोगशाला का जल हो, कोई भी जल हो, इसका अनुपात एकदम फिक्स होता है। ठीक है, ये नहीं बदलता, तो इसी को बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 3:8 मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनाता है 1:8 मिलके जल बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात आपको। तो वहीं देखिए यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल जल के बनाते हैं 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी गई, 50 कर दी गई, तो क्या यहाँ पे ज़्यादा बनेगा, बिल्कुल नहीं ज़्यादा बनेगा। ये 50 है तो यहाँ पे जो उपयोग में होगा वो 8 ही होगा, यानी 42 ग्राम बर्बाद चला जाएगा। समझ में आ गया। इसका मतलब 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 50 ग्राम ऑक्सीजन से जब जलाएंगे तो 11 ग्राम ही बनेगा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। समझ में आ गया। और इसका उत्तर जो है किस नियम पर आधारित होगा, ये स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित होगा। ठीक, तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होगा, यानी 11 ग्राम ही प्राप्त होगा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार, जो अभी हमने देखा। क्योंकि कार्बन तथा ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात यानी 3:8 में ही ये संयोग करते हैं, इतना से ज़्यादा ये संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते, इतना अनुपात ही लेता है, ये इनकी प्रकृति ही है ऐसी ही। ठीक है, इनका इतना द्रव्यमान ही ये शामिल करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से ही संयोग करेगा, यानी ऑक्सीजन है, यानी इस 50 में से 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से संयोग करेगा। इसकी मात्रा बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, यानी 50 - 8 यानी 42 ग्राम ये बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गया। और ये जो है ये किस नियम पर आधारित है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, किस नियम पर है, तो ये हम लिखेंगे, यह उत्तर स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक, समझ में आ गया होगा। यही आपका आंसर हो गया पूरा काफ़ी अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए।
इसका आंसर हम लिखेंगे बहुपरमाणुक आयन, परमाणुओं का ऐसा समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है। क्या होता है? जिसमें नेट आवेश विद्यमान होता है। आवेश आपने समझा है धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है, तो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम देखिए NH4 धन आवेश और SO4 होल्ट वाइज यहाँ पे ऋण आवेश, तो इसे बोलते हैं बहुपरमाणुक आयन। ये हो गया आपका उदाहरण, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित में के रासायनिक सूत्र हमें लिखना है इन सब का। पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, इसका हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल्ट वाइज हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या जिसे चूना पत्थर भी बोला जाता है, संगमरमर भी बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है पांचवा, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम हमें बताना है। बुझा हुआ चूना, इसमें कौन कौन से तत्व शामिल है वो बताना है। देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे। पहला है बुझा हुआ चूना, इसका होता है CaO, इसमें देखिए कौन से शामिल है Ca यानी कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन। दूसरा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में HBr हाइड्रोजन है और यहाँ पे ब्रोमीन हो गया। तीसरा है बेकिंग सोडा NaHCO3, देखिए यहाँ पे सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो बेकिंग सोडा में होता है सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, 4 तत्व शामिल हैं। आखिरी है पोटेशियम सल्फेट, तो इसमें देखिए K है, S है, O है, पोटेशियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको पूरा कर लिया। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान हमें परिकलन करना है। तो पहला है इथाइन, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 2 तत्व शामिल है, एक होता है कार्बन है यहाँ पे और ये दूसरा है हाइड्रोजन। तो कार्बन का आणविक भार द्रव्यमान कितना होता है, यानी परमाणु भार होता है 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 होता है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे मोलर द्रव्यमान है यहाँ पे मोलर द्रव्यमान बराबर 2 गुना इस कार्बन का होता है आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 12, ठीक है। देखिए बीच में दूसरा अब आ गया प्लस, हम लगाएंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 बार है, तो ऐसे होगा। ये देखिए कितने हैं 12 दूनी 24, यहाँ पे हो गया 24 प्लस 2 कितने हो गए 26, तो 26 ग्राम में हमें लिखना है, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान ऐसे ही निकाला जाता है। दूसरा देखिए क्या है, सल्फ़र अणु S8, तो सल्फ़र का मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे। सल्फ़र कितना है 8 है, सल्फ़र का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 18 के 24 1 25, 256 ग्राम आपका आ गया। फास्फोरस अणु P4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार है। फास्फोरस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 31 होता है, 4 एकम 4 चतियाँ 12, 124 ग्राम आ गया आपका। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान हम यहाँ पे आपको प्रत्येक बार लिखना है मोलर द्रव्यमान करके यहाँ पे। तो इसका देखिए निकालेंगे, यहाँ पे है हाइड्रोजन, कार्बन और यहाँ पे I मतलब क्या होता है, यहाँ पे है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो आ गया आपका 36.5 ग्राम, दोनों को जोड़ दिया हमने। नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोजन का 1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, इसका तो होता है 14, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए 3 है तो 3 से गुणा हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 14 है प्लस हम लगाएंगे यहाँ पे ना, क्योंकि ये अलग हो गया। अब फिर 3 गुणा ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार यानी आणविक द्रव्यमान। अब इसको देखिए हम इसको जोड़ते हैं, 14 1 15, ठीक है, यहाँ पे प्लस 16 48। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं,
8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 6 63 यहाँ पे ग्राम हमें करना है। ठीक, 63 ग्राम आ गया। देखिए इसके बाद 7 नंबर सवाल, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। पहला है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसको हम ऐसे ज्ञात करेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु 1 इंटू नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो 1 इंटू 14 यानी 14 ग्राम हो गया। ठीक है, दूसरा है 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु यानी एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 27 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 27 इंटू 4 यानी 108। इसके बाद 10 मोल सोडियम सल्फाइड, इसका पूरा का हम निकालेंगे। देखिए 10 मोल का है तो यहाँ पे 10 से गुणा होगा, 10 इंटू सोडियम सल्फाइड, सोडियम का होता है 23। ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये पूरे का हो गया 23 इंटू 2 प्लस यहाँ पे अलग है दूसरा तत्व है तो सोडियम, यहाँ पे सल्फ़र का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होती है 48। तो हम टोटल देखिए हम इसको करते हैं तो आता है 1260 ग्राम। ठीक, इस तरीके से हमारा सी पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर क्या है, मोल में परिवर्तित हमें करना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन को हमें मोल में बदलना है। तो इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना है ऑक्सीजन गैस का 12 ग्राम, तो ऊपर हो गया 12 और ऑक्सीजन गैस का होता है 32। कैसे, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का होता है 16 लेकिन यहाँ पे 2 है, O2 लिखा जाता है 16 दूनी 32, ये रहा। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 0.375 मोल। ठीक है, दूसरा है 20 ग्राम जल, तो उसका भी वैसे ही हम करेंगे। देखिए मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान है 20 ग्राम जल का H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 प्लस यहाँ पे गुना 2 प्लस अलग तत्व है प्लस होगा, इसका कितना होता है 16, 16 और 2 18। तो देखिए 20 तो दिया गया है और इसका आ गया 18, 20 बटे 18, 10 दूनी 20 9 दूनी 18, 10 में 9 से जब भाग लगाएंगे तो 1.11 मोल आपका आ जाएगा। सी नंबर है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है 22 है। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, देखिए कार्बन का होता है 12 प्लस यहाँ पे हो देखिए 16 दूनी 32, 32 आ गया, तो ये आ गया 44, तो ये कैंसिल आउट होगा, 22 दूनी 44 1/2, 1 में 2 से भाग लगाएंगे 0.5 आ जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, निम्न का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। ये भी काफ़ी आसान है। पहला है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। तो द्रव्यमान निकालने का जो फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान, या द्रव्यमान इसे बोल सकते हैं। देखिए मोलों की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन कितना होता है 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16 दूनी 32 यानी 3.2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 3.2 ग्राम हो गया। 0.5 मोल जल अणु, तो मोलों की संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान यानी m, तो कितना है 0.5 दिया गया है। जल का अणु कितना है H2O। ठीक है, यहाँ पे होगा देखिए 2 प्लस यहाँ पे 16 18 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, तो 9 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं, इसका मतलब 9 ग्राम आपका आ गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए इसको हम ऐसे ज्ञात करेंगे, 16 ग्राम ठोस सल्फर में S8 के मोलों की संख्या दिया गया भार बटे S8 यानी सल्फर के 8 परमाणु का मोलर द्रव्यमान, तो दिया गया भार कितना है 16 है बटे देखिए इसका कितना होगा 8 है, सल्फर का होता है कितना 32, तो 32 में 8 से देखिए गुणा होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 8 दूनी 16 2 से, और ये होगा 16 दूनी 32 यानी 1/16 मोल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 मोल S8 के अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के स्थिरांक माना जाता है 6.022 × 10⁻23, तो 1.16 में कितना होगा, तो ऊपर वाली संख्या गुणा होगा और 16 से भाग लगा देंगे, तो ये आएगा आपका 0.3763 × 10⁻23। अगर पावर 22 करना है दशमलव यहाँ पे एक खिसक जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल 11, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड के एल्युमिनियम आयन की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए Al2O3 का 1 मोल जो है मोलर द्रव्यमान कितना होता है, इसका हम निकालेंगे एल्युमिनियम का। देखिए यहाँ पे 2 है, एल्युमिनियम 27 हो गया,
प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है 1648 हो गया, तो टोटल आ गया 102 ग्राम मोलर द्रव्यमान इसका। तो 102 ग्राम एल्युमिनियम देखिए यहाँ पे ऑक्साइड में अणुओं की संख्या जो है एवोगाड्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए भार कितना दिया गया है, 0.051 ग्राम दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर लेंगे, ठीक है। और ये हो गई इसकी मोलर द्रव्यमान। इसको हल करने पर आएगा इसको हल करेंगे तो आएगा 6.022 इंटू 10⁻20। इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।